नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए करंट अफेयर की, जिसमें बात करेंगे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2040। तो इससे पहले मैंने जितने भी आपको करंट अफेयर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा रहा हूँ, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके जितने भी मेंस एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का, चाहे बीपीएससी का, चाहे आपका यूपीपीसीएस का, एमपीपीएससी, आरएस, जितने भी मेंस एग्जाम है उन सब के लिए ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। इसके संबंधित जितना भी प्रश्न आते हैं वो सभी आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो का जो 10 मिनट का टाइम रहता है, आपको 10 मिनट का टाइम में मैं पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। इसमें देखेंगे भारत का अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सभी मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते हैं, देखते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि अंतरिक्ष स्टेशन 2040, जिसमें हम बात करेंगे उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका महत्व क्या है। तो पृष्ठभूमि के देखते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन 2040 की घोषणा अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लक्ष्यों के तहत की है। तो किसके तहत की है घोषणा? कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लक्ष्यों को के तहत की है। यह परियोजना भारत को अमेरिका का आईएसएस स्टेशन है, रूस का मिर है, और चीन का तिंगयांग है। तो चीन का तिंगयांग इसके बाद स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने वाला देश बनेगी। तो भारत जो चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपना एक उसका अंतरिक्ष स्टेशन होगा। कब? 2040 तक। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अंतरिक्ष स्टेशन 2040 की प्रमुख विशेषता, सबसे पहले देखेंगे संरचना और क्षमता। उसके बाद इसके देखेंगे प्रमुख मॉडल क्या है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है इसका। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता में देखते हैं संरचना और क्षमता। संरचना और क्षमता में आकार एवं वजन। तो लगभग 20 से 25 टन प्रारंभिक मॉड्यूल जो समय के साथ बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में कहा गया कि 20 से 25 टन जो प्रारंभिक उसका मॉड्यूल है वो रहेगा। दूसरी बात है कक्षा की बात करते हैं। ऑर्बिट है, कक्षा है। तो पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित होगा। फिर एक क्रू क्षमता कितनी होगी, यात्री जो बैठेंगे ना, क्रू क्षमता को कितनी होगी? तो क्रू क्षमता होगी प्रारंभ में 2 से 3 अंतरिक्ष यात्री, लेकिन बाद में इसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो प्रारंभ में 2 से 3 क्रू यात्री जाएंगे, और लेकिन वहां पे वो शोध करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से है, लेकिन अब बाद में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। उसके बाद देखते हैं जीवन काल इसका कितना रहेगा। तो 10 से 15 वर्ष नवीनतम आंकड़े, नवीकरण योग्य, यानी कि 10 से 15 वर्ष का ये इसका जीवन काल होगा एक स्टेशन का। तो ये इसकी संरचना और क्षमता की बात कर ली है। अब दूसरी विशेषता के रूप में देखते हैं मॉडल। जो इसके मॉडल लगे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोर मॉडल होगा, उसके बाद प्रयोगशाला मॉडल होगा, ये फिर डॉकिंग मॉडल होगा, और सौर ऊर्जा पैनल इसमें लगेगा। तो ये सभी मॉडल रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कोर मॉडल। कोर मॉडल में क्या है? तो कोर मॉडल में है मुख्य निवास नियंत्रण केंद्र होगा और जीवन रक्षक प्रणालियां उसमें होंगी। तो ये हो गया कोर मॉडल में ये चीजें रहेंगी। उसके बाद प्रयोगशाला मॉडल, क्योंकि प्रयोग करेंगे वहां पर, शोध करेंगे, तो उसके लिए एक प्रयोगशाला मॉडल है, जिसके अंतर्गत माइक्रोग्रेविटी और जैव चिकित्सा सामग्री प्रयोग विज्ञान के प्रयोग के लिए जो सामग्री होगी उसको रखा जाएगा प्रयोगशाला मॉडल में। तो प्रयोगशाला मॉडल के अंतर्गत क्या हो गया कि माइक्रोग्रेविटी और जैव चिकित्सा सामग्री विज्ञान संबंधित जो भी सामग्री है उसके प्रयोग के लिए। तीसरा है डॉकिंग मॉडल। डॉकिंग मॉडल क्या है कि ये गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मिशन के लिए ये डॉकिंग मॉडल, यानी कि आपको ऊपर जो डॉकिंग मतलब क्या होता है कि जोड़ना, दो उपग्रह जो हैं, दो मिशन जो है उनको जोड़ना, और जोड़ के उसमें अगर आपको क्या नाम फ्यूल ट्रांसफर करना है, तो इस प्रकार का जो गतिविधि डॉकिंग मॉडल के अंतर्गत आती है। और जिसमें गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मिशन के लिए ये मॉडल भी तैयार किया गया है। उसके बाद है सौर ऊर्जा पैनल मॉडल। इसमें बिजली आपूर्ति के लिए उन्नत सौर सेल को विकसित करना, यह है सौर ऊर्जा पैनल मॉडल। अब चलते हैं इसका वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है।
वैज्ञानिक उद्देश्य है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में अनुसंधान हो सकेगा, तो वहां पे शून्य गुरुत्वाकर्षण होगा, वहां अनुसंधान हो सकेगा, ये इसका वैज्ञानिक उद्देश्य है। दूसरा है कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। कोई अंतरिक्ष यात्री है, उसके स्वास्थ्य का, उसका दीर्घकालिक प्रभावों का उस पर क्या पड़ रहा है, तो उसका अध्ययन किया जाएगा। तीसरा है उन्नत सामग्री विकास, यानी एडवांस मटेरियल साइंस का विकास करना। फिर चौथा इसका है वैज्ञानिक उद्देश्य कि पृथ्वी अवलोकन और जलवायु का अध्ययन करना, पृथ्वी का अवलोकन करना, उसके साथ साथ में जलवायु का भी अवलोकन या अध्ययन करना। तो ये हो गया वैज्ञानिक उद्देश्य। अब देखते हैं विकास योजना और समय सीमा। तो इसकी विकास कैसे कैसे इसको विकास किया जाएगा और इसकी समय सीमा क्या है। सबसे पहले चरणबद्ध दृष्टिकोण इसको देखते हैं, चरणबद्ध तरीके से देखते हैं। दूसरे में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख प्रौद्योगिकियां इसमें हैं और फिर चुनौतियां समाधान देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखेंगे इसका चरणबद्ध दृष्टिकोण क्या है। चरणबद्ध दृष्टिकोण में सबसे पहले गगनयान मिशन जो कि 2025 में छोड़ा जाना है, ये मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान में का सफल परीक्षण करेगा। तो ये है पहला इसका है चरणबद्ध दृष्टिकोण, पहला ये करेगा अंतरिक्ष से। उसके बाद में स्पेस डॉकिंग तकनीकी जो कि 2026 से 2040 2030 तक 2026 से 2030 के अंतर्गत स्पेस डॉकिंग तकनीकी विकसित करना जो 2 मॉडल को कक्षा में जोड़ने की क्षमता रखेगा। तो डॉकिंग सिस्टम ही होता है कि 2 मॉडल को जोड़ना, ठीक है, उसी कक्षा में 2 मॉडल को जोड़ देना, उसमें फ्यूल ट्रांसफर करना, इस प्रकार का जो भी गतिविधियां हैं वो डॉकिंग सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तीसरा तीसरा इसका चरणबद्ध जो दृष्टिकोण है वो है प्रायोगिक अंतरिक्ष मॉडल जो कि 2030 से 35 में होगा। तो प्रायोगिक अंतरिक्ष मॉडल 2035 से 35 में विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत छोटे पैमाने पर प्रोटोटाइप लॉन्च किया, यानी छोटे छोटे जो उपग्रह होते हैं उनको प्रोटोटाइप बोलते हैं, छोटे छोटे उपग्रह मतलब प्रोटोटाइप टाइप के लॉन्च किए जाएंगे। उसके बाद पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन 2040, तो यानी कि 2040 में इस प्रकार से इसका विकास किया जाएगा। इस प्रकार से 2040 में ये सभी मॉडल का एकीकरण और स्थायी संचालन इसका प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सभी हैं, एक एक चरण में एक एक काम किए जाएंगे। तो ये सभी के बाद 2040 में ये पूर्ण तरीके से स्थायी संचालन इसका प्रारंभ हो जाएगा। अब देखते हैं प्रमुख प्रौद्योगिकियां इसमें क्या क्या होंगी। प्रमुख प्रौद्योगिकियों में सबसे पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान, गगनयान जाएगा, मानव युक्त अंतरिक्ष यान। दूसरा है स्वदेशी डॉकिंग प्रणाली जो कि इंडियन डॉकिंग सिस्टम होगा, इंडियन यानी स्वदेशी होगा। तीसरा है उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां होंगी इसमें, और पुनः प्रायोज्य रॉकेट यानी RLV-TD परियोजना इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें चुनौतियां और समाधान क्या होंगे। चुनौतियां क्या रहेंगी, समाधान क्या होंगे। चुनौतियों में सबसे पहले है तकनीकी जटिलता आएगी, दूसरा है वित्तीय संसाधन, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, चौथा है सुरक्षा जोखिम। तो सबसे पहले चुनौती देखते हैं लंबे समय तक मानव की उपस्थिति के लिए उन्नत सिस्टम की आवश्यकता है। तो ये हो गया पहली तकनीकी जटिलता। फिर दूसरा है कि वित्तीय संसाधन, अरबों डॉलर का निवेश आवश्यक होगा इसमें, क्योंकि अरबों डॉलर लगेगा, तो एक तरीके से हमारे पास चुनौती के रूप में ये देखा जा सकता है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, चीन और निजी कंपनियां स्पेस एक्स पहले से आगे हैं। तो अब इनके सामने भी हमारी एक चुनौतियां रहेगी, क्योंकि चीन और निजी कंपनियां स्पेस एक्स है, ये पहले से ही हमसे कितना आगे है। तो ये भी हमारे सामने एक चुनौती के रूप में दिखता है। चौथा है कि सुरक्षा जोखिम, जो अंतरिक्ष में कचरा है और उसका विकिरण खतरा है, अब कचरे को उसको डिपोज किया जाएगा तो उसके लिए विकिरण का प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी एक तरीके से खतरा या चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। अब इसमें समाधान क्या है, इस समाधान क्या हो सकते हैं। समाधान एक हो सकता है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए, जैसे NSIL और स्टार्टअप्स को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, तो ये इसका समाधान हो सकता है। फिर सहयोगी अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जैसे नासा सहयोग करे या ESA या फिर जाक्सा, जापान का जाक्सा। तो इस प्रकार के जो अंतरिक्ष है, जो ये कंपनियां हैं, ठीक है, नासा वगैरह, तो ये भी सहयोग करे तो हमको क्या है संभावित समाधान हो सकता है। उसके बाद में है चरणबद्ध विकास, इसका विकास जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ विकास करना चाहिए, जो कि समाधान के लिए एक मतलब स्टेप सही है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में कुछ देख लेते हैं कि रूस का जो MIR जो कि निष्क्रिय है, 1986 से 2001 को इसने पहला मॉडल स्टेशन बनाया था, किसने, रूस ने, जो कि निष्क्रिय है अभी। दूसरा है कि अमेरिका, रूस और यूरोप जो कि ISS इसका है, ISS स्टेशन है, और 1998 से अब तक सबसे बड़ा 16 देशों के सहयोग से बना है। अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेशन है जिसका नाम है ISS,
जो कि 1998 से अब तक सबसे बड़ा 16 देशों के सहयोग से यह बनाया गया है। चीन का है तेंगयांग, चीन का तेंगयांग है, ये 2021 अब तक स्वतंत्र विकसित अब तक 2021 में किया गया था और स्वतंत्र विकसित है और 3 मॉडल के साथ ये काम कर रहा है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2040 में, लक्ष्य 2040 में है और ये स्वदेशी, छोटा लेकिन उन्नत, इसका विशेषताएं रहेंगे। अब देख लेते हैं इसमें निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन 2040 वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगा। यह परियोजना भारत को ग्लोबल स्पेस पावर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए तकनीकी विकास, वित्तीय निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। ठीक है, और इसका मिलने का सोर्स क्या है, इसका ये इसरो की वेबसाइट से ये डाटा सभी लिया गया है। आपको बता दिया जितना भी पॉइंट थे वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से देखिए सभी चीजें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम से जुड़ के, टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।